इंडियन गवर्नमेंट बार बार ये एश्योर कर रही है कि देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एलपीजी इन द कंट्री, स्टिल देयर इज ए मिक्स मैसेज इन द कंट्री कि एनर्जी क्राइसिस इज नॉकिंग एट आवर डोर, एंड दिस टाइम this energy crisis is not limited to the supply of petroleum or diesel, it is also hitting the supply of LPG hard. इसका मतलब ये एनर्जी क्राइसिस का इम्पैक्ट सिर्फ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर तक ही लिमिटेड नहीं है, इस बार एनर्जी क्राइसिस का इम्पैक्ट हमारे किचन तक भी होने वाला है। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर तो डाउन होगा ही, हमारा फूड सिक्योरिटी भी अंडर थ्रेटन है। और इस थ्रेटन फूड सिक्योरिटी कंडीशन में ऑब्वियसली एनर्जी क्राइसिस का टर्म बार बार रिपीट हो रहा है लोगों के मन में। तो आइए हम समझते हैं इस डिस्कशन में कि ये एनर्जी क्राइसिस है क्या, ये होता ही क्यों है, एंड हाउ ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स इम्पैक्ट दिस energy security or create this energy crisis like conditions, and how global geopolitics impact Indian energy security, and how Indian government respond to this situation। ये सब डिस्कशन करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज एनर्जी क्राइसिस? इसको सीधे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि इफ देयर इज ए मिसमैच इन द सप्लाई एंड डिमांड of energy or energy commodity, then this situation is called energy crisis। यानी हमारा डिमांड ज़्यादा है और हमारे पास सप्लाई कम है, तो आई एम फेसिंग द क्राइसिस ऑफ हैविंग एनर्जी। ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम हुआ है। फर्स्ट टाइम जो ग्लोबल लेवल पे एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी क्राइसिस एक्सपीरियंस किया गया था, दैट वाज इन 1971, जब अचानक $1.5 पर बैरल से $7 पर बैरल क्रूड ऑयल का दाम बढ़ाया गया था। तो देयर वाज ए शॉक वेव अक्रॉस द ग्लोब, स्पेशली इन द डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज, क्योंकि इतना प्राइस राइज के कारण डिमांड तो था बट उतना एफोर्डेबिलिटी नहीं थी, तो ऑब्वियसली मेनी कंट्रीज वर नॉट इन पोजिशन टू परचेज, और इसके कारण उनकी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हैम्पर हुई। अगेन ड्यूरिंग इस्लामिक रिवॉल्यूशन इन ईरान 30% ईरान के सप्लाई को स्टॉप कर दिया गया। तो जब ग्लोबल लेवल पे 30% सप्लाई को अचानक स्टॉप किया गया, तो उसके कारण देयर वाज ए शॉक और दैट रिजल्टेड इनटू प्राइस राइज अगेन, जो कि $8 पर बैरल से अचानक $35 पर बैरल तक इंक्रीज हो गया, एंड दैट इंक्रीज was huge and so high that it impacted the supply of energy globally, और इंडिया और चाइना में खासकर। अगेन ड्यूरिंग गल्फ वॉर, कुवैत और इराक के वार के टाइम पे भी इसी टाइप का सिचुएशन हुआ, जब गल्फ एरिया से एनर्जी के सप्लाई में प्रॉब्लम्स आए और देयर वाज अगेन ए शॉक अक्रॉस द ग्लोब। 2008 में भी इसी टाइप का एक सिचुएशन देखा गया, जो कि स्पेक्यूलेटिव था मेनली, कि चाइना डिमांड को, हाई डिमांड को देखते हुए चाइना में, इंडिया में खासकर, जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन और प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, उन्होंने अचानक प्राइस रेज किया एंड इट इंक्रीज टू द लेवल ऑफ $165 पर बैरल, विच वॉज हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ क्रूड ऑयल। तो इस टाइप के हाइक के कारण अगेन देयर वाज ए शॉक वेव अक्रॉस द ग्लोब कि इस हाई प्राइस को कैसे मैनेज किया जाए, एंड दैट इम्पैक्टेड द इम्पोर्ट व्हील, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ सेवरल कंट्रीज, एंड इट क्रिएटेड इकोनॉमिक क्राइसिस लाइक सिचुएशन। तो ये सारे इंसिडेंसेस हैं पास्ट में, और रिसेंटली यूएसए, इजराइल और ईरान कन्फ्लिक्ट के कारण भी इस टाइप के सिचुएशंस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि गल्फ रीजन से सप्लाई में प्रॉब्लम हो रही है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान ने बैन कर दिया है शिपमेंट के मूवमेंट पे, और इसके कारण ग्लोबल लेवल पे 20% जो क्रूड ऑयल का सप्लाई है दैट इज बीइंग हैम्पर्ड। और इस सिचुएशन के कारण इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट देखा जा रहा है, और फ्यूचर में और ये सीवियर होने की पॉसिबिलिटी है। दैट्स व्हाई देयर इज सो मच क्राइज
in the street as well as in industrial corridors. अब having understood the crisis, energy crisis situation, let's start discussing what are the reason for this energy crisis. एनर्जी क्राइसिस होता ही क्यों है? तो आई कैन से कि एनर्जी क्राइसिस डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर. ये कोई नेचुरल फेनोमेना नहीं है. इट इज लार्जली मैन मेड. एज आई डिस्कस्ड विथ एग्जाम्पल कि पहला जो हुआ वो सडन प्राइस राइज से हुआ, देन इस्लामिक रिवॉल्यूशन से हुआ, गल्फ वॉर से हुआ, स्पेक्यूलेशन से हुआ. तो वी कैन साइट दिस रीजन्स कि जब सप्लायर साइड से अचानक प्राइस राइज किया जाता है विच इज नॉट इन द रेंज ऑफ एफोर्डेबिलिटी बाय मेनी कंट्रीज, तो ये एनर्जी क्राइसिस के सिचुएशन को जन्म देता है. जब सप्लायर साइड्स और सप्लायर कंट्रीज और सप्लायर रीजन्स में कोई प्रॉब्लम होती है, लाइक इस्लामिक रिवॉल्यूशंस या गल्फ वॉर में कोई टर्बुलेंस होता है और सप्लाई ही स्टॉप किया जाता है, प्रोडक्शन ही बंद किया जाता है, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है. यानी conflict can be second reason, conflict, chaos and war can be the reasons for energy crisis. Third हो सकता है कि there is sudden demand due to economic development prospects और economic development situations. जैसे कि सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन अनाउंस हुआ इंडिया में, या ओलंपिक की प्लानिंग थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन हाई रेट पे था चाइना में, तो उस समय डिमांड्स बहुत बढ़ रहे थे इन दोनों कंट्री में. और प्रोड्यूसिंग कंट्री को ये लगा कि फ्यूचर में ये डिमांड और बढ़ने वाला है, तो स्पेकुलेशन वाज देयर एंड बेस्ड ऑन दैट स्पेकुलेशन प्राइस वाज रेज्ड टू द लेवल ऑफ 160. तो ये सारे कारण है जिसमें मेजर कारण जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट होता है. और इस जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट के कारण ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस लाइक सिचुएशंस अराइज होते हैं विच इम्पैक्ट्स ग्लोबल एनर्जी सप्लाई. आइए समझते हैं ये जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट कैसे एनर्जी क्राइसिस को जन्म देता है. उसके पहले हमको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी. उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि वर्ल्ड में कुछ ही ऐसे एरिया है जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरिया के तौर पे जाने जाते हैं, जिसमें मेजर एरिया है वेस्ट एशिया, जिसमें पर्शियन गल्फ और उसके कोस्टल कंट्रीज हैं. यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस होता है. इनफैक्ट ग्लोब का एनर्जी डिमांड का 20% यहाँ से सप्लाई होता है. और ये जो रूट दिख रहे हैं गोल्डन लाइन के थ्रू, ये एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन रूट है, मेजर आर्टरीज ऑफ द वर्ल्ड. अब इन रूट के थ्रू और इस एरिया में जो भी एनर्जी सप्लाई होता है इस रूट के थ्रू, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को प्रॉब्लम करता है या ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को जन्म देता है. अब प्रॉब्लम ये है कि ये रूट्स और ये रीजन हमेशा कन्फ्लिक्ट में होते हैं. ये वेस्ट एशिया इज कंसिडर्ड एज द प्लेस ऑफ ग्रेट गेम. यानी यहाँ पे वर्ल्ड के जो मेजर प्लेयर्स हैं लाइक रशिया, चाइना, यूएसए, ये सारे अपने अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट के कारण, अपने अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण इस एरिया में डोमिनेंस बढ़ाना चाहते हैं, हेजेमनी बढ़ाना चाहते हैं. और इसके कारण यहाँ पे कई प्रॉक्सी वार्स होते रहते हैं. इजराइल एक मेन कंट्री है यहाँ पे जो टाइम टू टाइम अरब कंट्रीज के साथ कन्फ्लिक्ट में आके इस एरिया में टर्बुलेंस क्रिएट करते रहता है. इनफैक्ट Israel is not the only responsible for conflict, but yes, the presence of Israel is the reason for conflict in these areas, जो कि अरब वर्ल्ड के थ्रू बार बार ट्रिगर किया जाता है और बार बार कन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जाता है. एनीवे, किसी भी कारण से अगर इस एरिया में कन्फ्लिक्ट होता है तो द प्रोडक्शन एज वेल एज दिज रूट्स आर इम्पैक्टेड. गल्फ एरिया में, पर्शियन गल्फ एरिया में प्रोडक्शन इम्पैक्ट होगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस एरिया में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दिस प्लेस इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. इस एरिया से जो भी शिपमेंट पास होते हैं उस पे ईरान का कंट्रोल ज़्यादा है. तो जब भी यहाँ कोई टर्बुलेंस होता है तो इस शिपमेंट के मूवमेंट को ब्लॉक करना पड़ता है या हो जाता है, या ईरान के डोमिनेंस के कारण इस बार जैसे ब्लॉक कर दिया गया है.
और इसके कारण 20% सप्लाई ब्लॉक हो जाता है। नॉट ओनली दैट, इजराइल का हमास के कन्फ्लिक्ट के कारण या यमन में टर्बुलेंस के कारण इस रेड सी रीजन्स में, गल्फ ऑफ एडन में या स्वेज कैनाल रीजन्स में, इस जगह पे भी सप्लाई ब्लॉक किया जा सकता है और किया गया है कई बार पास्ट में, और जिसके कारण ग्लोबल लेवल पे दो प्रॉब्लम्स अराइज होती है। एक, या तो यहाँ से सप्लाई ही बंद करे तो टोटल सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा, या यहाँ से सप्लाई बंद कर दे तो टोटल सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा, तो ऑब्वियसली एनर्जी क्राइसिस लाइक सिचुएशन तो होगा ही। दूसरा, अगर अल्टरनेटिव रूट लेते हैं इस कन्फ्लिक्टिंग कंडीशन में या जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में, वो दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि हम इस रूट को ले, यानी केप ऑफ गुड होप के थ्रू यहां से हम ट्रांसपोर्ट करना शुरू करें और इस पे डिपेंडेंसी कम करें। इससे क्या होगा, फॉर इंडिया स्पेशली और ईस्ट एशियन नेशन टाइम कंज्यूमिंग है, 14 to 16 डेज एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। नेक्स्ट, ऑब्वियसली ट्रेवल टाइम ज़्यादा लग रहा है तो ट्रेवल कॉस्ट भी ज़्यादा लग रहा है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंश्योरेंस कॉस्ट भी इस कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में ज़्यादा लगने लगता है। अब ये सब सिचुएशन अराइज होता है तो इसका सीधा इम्पैक्ट क्या होता है, प्राइस पे। एक तो डिले अराइवल ऑफ द शिपमेंट्स और दूसरा हाई कॉस्ट ऑफ द शिपमेंट्स, ये दोनों ही एनर्जी क्राइसिस को जन्म देने के लिए सफिशिएंट है। और इसीलिए ग्लोबल कन्फ्लिक्ट या जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट कभी भी होता है तो इसका सीधा इम्पैक्ट हमारे एनर्जी सेक्टर पे पड़ता है, और अगर एनर्जी सेक्टर पे पड़ता है तो ऑब्वियसली हमारे सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर्स भी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और इसमें वो कंट्री जो पुअर है या डेवलपिंग है और जो इंपोर्ट डिपेंडेंट है लाइक इंडिया और चाइना, जापान, इनके डेवलपमेंटल पाथ पे ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि एक इनकी इंपोर्ट डिपेंडेंसी होने के कारण सप्लाई कट ऑफ होता है तो इनके कई इंडस्ट्री बंद करने पड़ते हैं या कई प्रोजेक्ट्स बंद करने पड़ते हैं, और दूसरा प्राइस राइज होने के कारण इनके इंपोर्ट बिल बढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन क्रिएट होता है, क्राइसिस क्रिएट होता है, और उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाथ को ब्लॉक किया जाता है। तो ये सब ग्लोबल सिचुएशंस होते हैं जो कि अल्टीमेटली ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में भी कन्वर्ट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सबको इम्पैक्ट कर रहा है। तो इट्स नॉट एनर्जी क्राइसिस ओनली, इट्स ए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ऑल्सो। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इंडिया इस जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट से कैसे डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। तो इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है उसका 85% हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट है और 60% LNG LPG के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंट है, यानी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब अदर पार्ट्स में जब भी कन्फ्लिक्ट होगा तो हमारे सप्लाई को तो इम्पैक्ट करेगा ही, और इसमें भी ये एरिया वेस्ट एशिया जो हमेशा कन्फ्लिक्टेड होता है वो हमारे सबसे क्लोज भी है। तो हमारे जो ट्रेड रिलेशंस है और हमारी एनर्जी सप्लाई है, मेजर पार्ट हमारा इस वेस्ट एशिया पार्ट से आता है या गल्फ कंट्रीज से आते हैं, और जिसके कारण इन पे डिपेंडेंसी हमारी ज़्यादा है। और जब हमारी इन पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है और यहाँ पे कन्फ्लिक्ट बार बार हो रहा है तो ऑब्वियसली हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बार बार थ्रेटन होते हैं, बार बार चैलेंज किए जाते हैं। वी आर फेसिंग एनर्जी क्राइसिस लाइक सिचुएशन frequently, and there is high probability कि in future we will keep on facing this type of situations due to dependency on this region. अब इंडिया के सामने चैलेंजेज होते हैं इस एनर्जी क्राइसिस के कारण। क्या क्या चैलेंजेज है, जैसे ही ये सिचुएशन अराइज हुआ, इंडिया इन्वोक्ड इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। अब इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का मतलब ये है कि हम जो इसेंशियल गुड्स हैं लाइक इन दिस केस LPG, उसको हम किसी पार्टिकुलर सेक्टर में अलाउ करेंगे और किसी पार्टिकुलर सेक्टर में जो नॉन इसेंशियल सेक्टर है उसमें रेस्ट्रिक्ट करेंगे। तो एक तो सप्लाई का कंस्ट्रेंट हो गया, तो कई सेक्टर्स हमारे इम्पैक्ट हो रहे हैं और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो रहा है।
हो सकता है कि फ्यूचर में जाके हमारा फर्टिलाइजर प्रोडक्शन भी इम्पैक्ट हो, जिससे एग्रीकल्चर इम्पैक्ट हो। इमीडिएट इम्पैक्ट कहाँ हो रहा है? जो कमर्शियल सिलेंडर पे रेस्ट्रिक्शंस है, तो उसके कारण रेस्टोरेंट बिजनेस या जो स्ट्रीट वेंडर्स के बिजनेस है ये इम्पैक्ट हो रहा है। और रिलेटेड जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, लाइक जोमेटो और स्विगी के जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं या जो स्ट्रीट वेंडर्स के साथ काम करने वाले उनके हेल्पर्स हैं, उन सब के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को थ्रेट है इस टाइम पे, उनके अर्निंग को थ्रेट है। ऑब्वियसली उनके अर्निंग को थ्रेट है तो उनके लाइवलीहुड पे भी थ्रेट है। नॉट ओनली दैट, इवन रेलवे के कैंटीन में भी और रेलवे कैटरर को भी इस कमर्शियल सिलेंडर के रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई के कारण और बैन के कारण कई प्रॉब्लम्स झेलने पड़ सकते हैं। और इसका सीधा इम्पैक्ट रेलवे के थ्रू ट्रेवल करने वाले पैसेंजर्स पे भी है। यानी द इम्पैक्ट इज ह्यूज एंड स्लोली इट मे अराइव इन आवर किचन ऑल्सो, और हमारे डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट करने वाला है। ये तो हो गया सप्लाई से रिलेटेड। दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं कि अगर प्राइस राइज होता है ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट और रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई, और ऑलरेडी जो ब्लैक मार्केटिंग हो चुका है उसके कारण हमारा ओवरऑल प्राइस राइज होगा। प्राइस राइज में दो सिचुएशन हो सकते हैं कि एक, हमारे गवर्नमेंट सब्सिडी दे और लोगों पे बर्डन ना आने दे। इससे क्या होगा? गवर्नमेंट के चेकअप पे बर्डन आएगा और जो फंड हमारे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यूज हो सकता था, एंड दैट इज नाउ बीइंग गिवन फॉर सब्सिडीज। और नॉट ओनली दैट, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी ज़्यादा है, इसका मतलब हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ने वाला है, हमारे ओवरऑल ट्रेड बैलेंस पे, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे असर पड़ने वाला है, और हमारे रुपीज का डिप्रिसिएशन होने के भी चांसेस हाई है, विच कैन बी सीन। ओके, तो ये मल्टी फेसेट इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी, हमारे सोसाइटी पे और हमारे गवर्नमेंट के एक्सचेकअप पे, हमारे फॉरेन रिजर्व पे पड़ने वाले हैं, और इनफैक्ट पड़ना शुरू हो चुका है। तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में हमारे रिस्पॉन्स क्या होने चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट के प्लानिंग क्या होनी चाहिए, तो उसको लेकर ऑलरेडी तैयारी पहले से भी चल रही है। इट्स ए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं है, बट हम लॉन्ग टर्म में क्या क्या प्लान कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो फर्स्ट कि हमारी जो ओवर डिपेंडेंसी वेस्ट एशिया पे और गल्फ कंट्रीज पे है, वी नीड टू डाइवर्सिफाई दैट। इनफैक्ट 2 साल पहले से हमने रशिया से लेना शुरू कर दिया था, वेनेजुएला इज अनदर ऑप्शन और सेवरल अदर कंट्रीज आर देयर। तो हमें सप्लायर डाइवर्सिफिकेशन पे वर्क करना पड़ेगा कि एक एरिया में कभी कोई कन्फ्लिक्ट हो तो टू मच इम्पैक्ट शुड नॉट बी देयर इन आवर एनर्जी सप्लाई। सेकेंड, स्ट्रैटेजिक रिजर्व, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। इंडियन गवर्नमेंट ने इस पे भी काम करना शुरू किया है। 3 रिजर्व्स आर ऑलरेडी वर्किंग, 2 आर अंडर प्रोसेस। टोटल हमारे पास 5 रिजर्व्स की बात है। 5 मिलियन मेट्रिक टन से ज़्यादा का कैपेसिटी हमारे पास है। तो इस पे भी वर्क कर रहे हैं हम लोग, बट हमें और अपनी कैपेबिलिटी, क्योंकि कीपिंग इन माइंड द साइज ऑफ इंडिया एंड द साइज ऑफ आवर इकोनॉमी, वी नीड टू इंक्रीज दैट कैपेसिटी। हमें और करने की ज़रूरत है, हमें और स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि एट द टाइम ऑफ क्राइसिस कम से कम हमारे पास 3 मंथ्स का स्ट्रेटजिक रिजर्व रहे और हमें बाहर के छोटे मोटे टर्बुलेंस या शॉर्ट टर्म टर्बुलेंस पे ज़्यादा टेंशन ना लेना पड़े। बट इन सब के अलावा हम पेट्रोलियम और डीजल पे जब तक डिपेंडेंसी रखेंगे तब तक, चूँकि हमारे पास है नहीं, तो हमें फॉरेन डिपेंडेंसी रखनी ही पड़ेगी। अगर कोई कन्फ्लिक्ट लॉन्ग टर्म तक चलेगा तो वी विल बी एक्सपोज्ड अगेन। तो उस केस में क्या करना है? हमें एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में सोचना है। एनर्जी ट्रांजिशन मीन्स अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में सोचना है, जो ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को से परे हो। लाइक अभी शांति बिल जो आई और शांति एक्ट वीकेंड से, उसमें फोकस था न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ शिफ्ट करने का।
तो दैट कैन बी वन ऑप्शन। ऑब्वियसली हमें एनर्जी बास्केट को भी डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, नॉट एनर्जी सप्लायर, एनर्जी बास्केट नीड टू बी डाइवर्सिफाइड। और उसमें हमें रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइडल पावर एनर्जी, बायोगैस या बायो एनर्जी, बायो मिथेनॉल, बायोडीजल, इथेनॉल, इन सब की प्रोडक्शन और सप्लाई पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि ये हमारा इंडिजिनस है, इन हाउस प्रोडक्शन है। इवन हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं हम लोग, तो ये सारे एनर्जी सोर्सेज हमें सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट बनाने में हेल्प करेगा, और साथ साथ हमें ग्लोबल वार्मिंग लाइक सिचुएशन को भी फेस करने में मदद करेगा। अदरवाइज क्या होगा कि हमारी ओवर डिपेंडेंसी ऑन दिस ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी विल लीड टू आवर एक्सपोजर टू द एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट। और इस केस में क्या हो रहा है कि जो हम ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट भी जो फाइट कर रहे हैं, वो भी, उस पर भी हम लोग बैक सीट पे जा रहे हैं। हमें इसी केस में, एलपीजी के केस में, वी कैन सी कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का विजन था कि हमारे जो लेडीज़ हैं, खासकर रूरल और पुअर हाउस होल्ड में, वो एक्सपोज्ड होते हैं पॉल्यूटिंग फ्यूल से किचन में, उसके कारण उन पे हेल्थ पे प्रॉब्लम आती है, हेल्थ कॉस्ट बढ़ता है, डिजीज बर्डन बढ़ता है, और नॉट ओनली दिस, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनका प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, डस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, तो एयर इज बीइंग कंटामिनेटेड, तो एयर पॉल्यूशन तो है ही। उसके साथ साथ हमारे फॉरेस्ट पे वुड के लिए बर्डन ज़्यादा बढ़ता है, तो डिफॉरेस्टेशन भी होता है। तो इतने सारे जो, या इवन जो सिंपल हमारे काउ डंग का कंजम्पशन हो जाता है किचन में बर्निंग के लिए, तो हमारे जो सप्लाई है मैन्योर का, जो एग्रीकल्चर के लिए वाइटल है, उसको वो भी कम हो जाता है। तो मल्टीपर्पस जो ऑब्जेक्टिव था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का थ्रू उज्ज्वला योजना, जिसमें गैस सिलेंडर दिया जाता था हर एक हाउस होल्ड को, और दिया जा रहा है इनफैक्ट एट सब्सिडाइज्ड रेट और नॉमिनल रेट, उस प्रोग्राम को भी फेस करना पड़ रहा है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो इसके कारण हो सकता है और हो रहा है कि वो लेडीज़ और वो हाउस होल्ड फिर से दे विल गो बैक टू ट्रेडिशनल फ्यूल, और जो विजन था ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करने का, डिजीज बर्डन को रिड्यूस करने का, फॉरेस्ट पे बर्डन को रिड्यूस करने का, एग्रीकल्चर में मैन्योर सप्लाई इंश्योर करने का, ये सारा भी कंप्रोमाइज हो सकता है इफ वी विल नॉट थिंक और प्लान अकॉर्डिंगली। तो ये सारे करने पड़ेंगे, हमें एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जाना पड़ेगा, बट ये सब टाइम टेकिंग है। इमीडिएट सॉल्यूशन क्या है? वी हैव टू गो फॉर ग्लोबल डिप्लोमेसी, जैसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कल ही किया है कि उन्होंने ईरानियन प्रेसिडेंट से बात की और हमारे 2 शिपमेंट्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होने के लिए रिक्वेस्ट किया। तो ऐसे और पास किया जाने लगा, और फ्यूचर में हो सकता है कि इस डिप्लोमेटिक अप्रोच के थ्रू हमारे और शिपमेंट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर पाएंगे। Apart from that, we need to talk to OPEC plus countries and even IEA, International Energy Association, to demand for some parts of their global reserves or strategic reserves. तो ये सब अप्रोच से हम लोग एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी जो थ्रेट है एट दिस टाइम, उसको काउंटर किया जा सकता है। ये शॉर्ट टर्म अप्रोच हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म अप्रोच विल वर्क विथ दीज 4 पिलर्स। और इसी में एक और कॉन्टेक्स्ट आता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बार बार ये बोलते हैं कि हमें विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना पड़ेगा, तभी हम विकसित भारत बना पाएंगे। क्योंकि इस टाइप के कोई भी एक्सटर्नल शॉक, इन केस ऑफ एनर्जी सप्लाई, इन केस ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई, इन केस ऑफ फूड रिलेटेड आइटम सप्लाई, या मेडिसिन सप्लाई, फर्टिलाइजर सप्लाई, सेमीकंडक्टर सप्लाई, इस टाइप के कोई भी वाइटल और क्रिटिकल चीज़ें हैं जिससे हमारे डे टू डे लाइफ इम्पैक्ट हो सकती है, उसमें हमें आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। तभी हम एक विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं।
आत्मनिर्भर यहाँ सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, आत्मनिर्भर हमारे सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि का एक मंत्र है।